मॉर्निंग, मेरा नाम है मोहित और आज हम पढ़ने वाले हैं किडनी के बारे में। इससे पहले आप V4U पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है किडनी यानी कि रीनल सिस्टम। किडनी का दूसरा नाम ही रीनल है और आज हम बात करने वाले हैं रीनल सिस्टम के अंदर किडनी की। रीनल सिस्टम के अंदर किडनी की तो सबसे पहले बात करेंगे किडनी के शेप, साइज, स्ट्रक्चर, कहाँ पे इसकी लोकेशन होती है और किन किन चीज़ों की वजह से ये अटैच है। तो सबसे पहले बात करते हैं किडनी की लोकेशन के बारे में। किडनी एक बीन शेप ऑर्गन है। बीन शेप ऑर्गन है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसका जो साइज़ होता है, इसका जो साइज़ है वो इसका रहता है, लेंथ रहती है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो इसकी लेंथ रहेगी वो रहेगी 10 सेंटीमीटर। विड्थ रहती है लगभग 6 सेंटीमीटर के आसपास, और अगर इसकी थिकनेस की बात करें तो वो रहती है 3 सेंटीमीटर। लिख लेते हैं तीनों को। लेंथ है 10 सेंटीमीटर, विड्थ है 6 सेंटीमीटर और थिकनेस है 3 सेंटीमीटर। बीन शेप मतलब आपको दिख रहा होगा, बीन यानी कि राजमा की तरह इसका क्या रहता है, बीन की तरह क्या रहता है, शेप रहता है। अब बात करते हैं इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है। लोकेशन, तो लोकेशन इसकी कहाँ पे रहती है उसको समझने से पहले दो वर्ड समझ लेते हैं। एक तो समझते हैं वेंट्रल वर्ड को, वेंट्रल, और एक समझते हैं डॉर्सल वर्ड का मतलब क्या होता है। वेंटर मतलब आगे वाला सरफेस। जैसे अगर मैं कहूँ कि ये कौन सा पार्ट है तो ये मेरा आगे का सरफेस है, तो ये कहलाएगा वेंट्रल पार्ट और ये वाला पार्ट कहलाएगा डॉर्सल पार्ट। आगे की तरफ ये पूरा पार्ट मेरा हाथ, नाक, आँख, कान जो भी है, ये सारा आगे का ट्रंक वाला एरिया, चेस्ट वाला एरिया जो भी है, ये सारा है वेंट्रल पार्ट। और बैक साइड जो कि मेरी बैक है, पीठ है, वो वाला पार्ट कहलाएगा डॉर्सल पार्ट। तो किडनी की लोकेशन भी हमारे डॉर्सल पार्ट की तरफ होती है, आगे की तरफ नहीं होती। किडनी स्टमक, इंटेस्टाइन और बाकी के ब्लैडर वगैरह रहता है आगे, पीछे की तरफ रहती है। तो किडनी की लोकेशन हम बोलते हैं डॉर्सल साइट ऑफ अब्डमन। डॉर्सल साइट ऑफ अब्डमन, अब्डमन के डॉर्सल साइड पे किडनी की लोकेशन होती है। अब अगर एग्जैक्टली पूछा जाए कहाँ पे, तो लंबर एरिया और थोरेसिक एरिया के आसपास। तो T12 से लेके L3, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है कि लोकेशन कहाँ पे रहती है। T12 से लेके L3 तक लोकेशन रहती है किडनी की। ये तो हो गया शेप के बारे में, साइज के बारे में। अब कुछ और बातें, जैसे आपको दिख रहा होगा जो राइट किडनी है, राइट किडनी थोड़ा सा नीचे है लेफ्ट किडनी के कंपैरिजन में। तो राइट किडनी क्या रहती है, थोड़ी सी नीचे की तरफ रहती है, इंफीरियर रहती है कंपेयर टू। तो पहला पॉइंट लिख सकते हैं हम, राइट किडनी इंफीरियर देन, राइट किडनी इंफीरियर देन लेफ्ट किडनी। क्यों रहती है अब, बिकॉज ऑफ सिचुएशन ऑफ लीवर, क्योंकि लेफ्ट राइट साइड पे हमारे पास लीवर प्रेजेंट रहता है। बिकॉज लीवर सिचुएटेड राइट साइड, राइट साइड। तीसरी बात अगर हम करें तो आपको मिड लाइन के जो नज़दीक दिख रहा होगा वो राइट किडनी है। मिड लाइन के जो नज़दीक रहती है किडनी, मिड लाइन के जो नज़दीक किडनी है वो रहती है राइट किडनी। मिड लाइन के नियरर कौन रहता है, मिड लाइन नियरर कौन रहती है, लेफ्ट किडनी, सॉरी राइट किडनी। राइट किडनी नज़दीक रहती है कंपेयर टू राइट किडनी के, सॉरी लेफ्ट किडनी के। सिंपल भाषा में बोलूँ, ये हमारी मिड लाइन है और मिड लाइन के नज़दीक में हमारी राइट किडनी है कंपेयर टू लेफ्ट किडनी के। चलिए फिर आगे बात करते हैं। तो हमने बोला मिड लाइन के नज़दीक कौन सी किडनी है, राइट किडनी। राइट किडनी मिड लाइन के नज़दीक रहती है, इसीलिए राइट किडनी को क्या बोलते हैं, नियरर टू द मिड लाइन। कौन सी किडनी, राइट किडनी।
अगर बात की जाए वेट कितना होता है किडनी का वेट कितना होता है, तो किडनी का वेट है आपका 120 से लेके 150 ग्राम। एग्जाम में बार बार आता है तो आपको याद रखना है 120 से लेके 150 ग्राम किडनी का वेट रहता है। अब बात आती है किडनी के बारे में एक और ख़ास बात, किडनी को बोला जाता है रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन क्या है? अब आप देख रहे होंगे किडनी पीछे की साइड है, आगे की साइड तो इंटेस्टाइन है, स्टमक है, बाकी के ऑर्गन्स है हमारे पीछे की साइड है। तो रेट्रो का मतलब होता है पीछे की तरफ। तो किडनी के पीछे की तरफ पेरिटोनियम की लेयर प्रेजेंट होती है एक साइड से, आगे की तरफ नहीं रहती, पीछे की तरफ सिंगल पोल पे क्या रहती है, पेरिटोनियम की लेयर प्रेजेंट होती है। तो इसकी वजह से इसको रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन बोला गया है। रेट्रो का मतलब पीछे, यानी कि सिंगल साइड पे या सिंगल पोल पे पेरिटोनियम की लेयर प्रेजेंट रहती है, पेरिटोनियल लेयर प्रेजेंट रहती है, जिसकी वजह से इसको रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन भी बोला गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो किडनी फिक्स किन किन चीज़ों की वजह से रहती है, अपनी जगह पे फिक्स किन किन चीज़ों की वजह से रहती है। तो सबसे पहले तो किडनी को एक जगह पे फिक्स करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ है हमारे पास वो है कुछ फैट प्रेजेंट होता है, एडिपोज फैट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से किडनी यहाँ पे फिक्स रहती है। तो रीनल फैट बोला जाता है उसको। तो रीनल फैट की वजह से भी किडनी अपनी जगह पे फिक्स है। दूसरा, कुछ लिगामेंट्स होते हैं, लिगामेंट्स जो किडनी को उसकी जगह पे बांधे रखते हैं या कि अटका के रखते हैं या उसको फिक्स करके रखते हैं। तो लिगामेंट्स में क्या आएगा, लिगामेंट्स होते हैं कौन से, सस्पेंसरी। जो लिगामेंट किसी ऑर्गन को एक जगह पे बांध के रखते हैं वो कहलाते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। तो सस्पेंसरी लिगामेंट भी किडनी को एक जगह पे होल्ड करके रखती है। उसके अलावा और क्या चीज़ है, तो आपका अब्डोमिनल प्रेशर, यानी कि इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर भी बोल सकते हैं, और अब्डोमिन का कुछ प्रेशर होता है, ठीक है। अब्डोमिनल प्रेशर मतलब बाकी ऑर्गन भी उसको उसकी जगह से नीचे नहीं आने देते थे, जिसको बोलते हैं इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर या अब्डोमिनल प्रेशर। इसके अलावा कुछ मसल्स भी रहती है वहाँ पे, जैसे शोस मसल। शोस मसल भी क्या करती है, उसको वहाँ पे होल्ड करके रखती है। तो ये कुछ कंपोनेंट हैं जो किडनी को उसकी जगह पे फिक्स करके रखते हैं। अगली एक और चीज़, अगर पूछा जाए एग्ज़ाम में कभी आ जाए या कोई आपसे पूछ ले कि किडनी को, कौन सी किडनी को डोनेट करना चाहिए, या डोनर की जो फर्स्ट चॉइस रहेगी, मतलब जो डॉक्टर बोलेगा कि आपको किडनी डोनेट करनी है और आपको सबसे पहले कौन सी किडनी डोनेट करने के लिए बोला जाएगा, वो बोला जाएगा लेफ्ट किडनी के लिए। तो लेफ्ट किडनी इज द डोनर्स फर्स्ट चॉइस फॉर डोनेशन वो रहती है हमारी कौन सी किडनी, लेफ्ट किडनी। अब अगर ऐसा पूछ लिया जाए, किसी ने पूछा आपसे कि लेफ्ट किडनी को ही, अगर हमारे पास दो किडनी है, सबसे पहला ऑप्शन आप कौन सी किडनी दोगे, तो आपको याद रखना है लेफ्ट किडनी। क्यों रखना है, क्योंकि इस पे जो ब्लड सप्लाई वगैरह रहती है, वो ब्लड सप्लाई की जो लेंथ रहती है ना, वो लॉन्ग रहती है, वो लंबी रहती है। कुछ लंबी रहने की वजह से क्या होता है कि अगर इसको निकाल देंगे तो बाकी की, अगर शॉर्ट वाले में तो क्या रहता है कि हमें बाकी बाद में सूचरिंग करने में या बाकी दूसरे ट्रांसप्लांट करने में दिक्कत आ सकती है, जबकि लॉन्ग वाली से क्या होता है, आसानी से वो ऑर्गन निकल सकता है बाहर, ठीक है। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती लॉन्ग ब्लड वेसल्स की वजह से, इसलिए लेफ्ट किडनी इज द फर्स्ट चॉइस। राइट किडनी के पास छोटी ब्लड वेसल्स रहती हैं, जिसकी वजह से लेफ्ट किडनी फर्स्ट चॉइस होती है, देन वी कैन गो फॉर द राइट किडनी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट हमारे पास है रीनल के स्ट्रक्चर के बारे में। तो अब पढ़ते हैं किडनी का स्ट्रक्चर। किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि जो हमने बोला था एक फैट होता है, पेरिनियल फैट बोलते हैं जिसको, किडनी के बाहर से कुछ ऐसे जिगजैग फॉर्म में, सपोज ये किडनी है, तो किडनी के बाहर से जो सबसे पहले ये जिगजैग फॉर्म में दिख रहा है आपको, इसको बोला जाता है पेरिनियल यानी कि रीनल फैट, पेरिनियल फैट। तो पेरिनियल फैट क्या करता है, किडनी को सबसे बाहर से होल्ड करके रखता है, दोनों साइड से होता है ये,
ठीक है। दूसरा आता है, दूसरी जो लाइन है वो कहलाती है, जो ब्लैक वाली लाइन है वो कहलाती है आपकी फेशिया, रीनल फेशिया। रीनल फेशिया, रीनल फेशिया क्या है? रीनल फेशिया भी लिगामेंट की तरह होती है। लिगामेंट की तरह मतलब जो इसको यहाँ पे अटका के रखती है। तो रीनल फैट होता है सबसे पहले, फिर उसके बीच में रीनल फेशिया, और तब जाके हमारा लास्ट वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट है सबसे इंटीरियर वाला पार्ट, किडनी जहाँ से शुरू हो रही है, ये कहलाता है कैप्सूल। क्या कहलाता है ये? कैप्सूल। तो किडनी का पार्ट हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे किडनी का स्ट्रक्चर होता कैसे है आखिर। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं कुछ किडनी कुछ इस तरीके से। ये सपोज हमारा कैप्सूल वाला पार्ट बनाया मैंने, केवल कौन सा पार्ट बनाया? कैप्सूल वाला पार्ट बनाया। तो कैप्सूल वाले पार्ट के अंदर भी एक लेयर होती है जिस पे कुछ पिरामिड्स प्रेजेंट रहते हैं। इस पे कुछ पिरामिड्स कुछ इस तरीके से पिरामिड्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ये लगभग एक किडनी के अंदर 10 पिरामिड होते हैं। एक किडनी के अंदर 8 से 10 पिरामिड होते हैं। कई बुक्स में 18 से 20 भी लिखा गया है, लेकिन 10 एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, आपको याद रखनी है। एक किडनी के अंदर सबसे बाहर वाला पार्ट मैंने बोला कैप्सूल है। कैप्सूल, जो कैप्सूल के बाद कैप्सूल और पिरामिड के बीच वाला एरिया है, कैप्सूल और पिरामिड के बीच वाला जो एरिया है, इसको बोला जाता है कॉर्टेक्स। ये वाला जो खाली स्पेस है ये है हमारा कॉर्टेक्स। और जिस पे पिरामिड्स प्रेजेंट हैं या जिस पे पिरामिड आगे की तरफ गए हैं, ये वाला पार्ट हमारा कहलाता है मेड्यूला। मेड्यूला में प्रेजेंट रहते हैं पिरामिड्स, और पिरामिड्स के भी 2 पार्ट होते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक पिरामिड को इस मेड्यूला वाले पार्ट से मैंने एक पिरामिड निकाल लिया तो कुछ इस तरीके से है। तो ये वाला पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट पिरामिड का, ये कहलाता है बेस, और टिप वाला पार्ट कहलाता है अपेक्स। तो हमने पढ़ा किडनी के अंदर जो पिरामिड होते हैं, पिरामिड के 2 पार्ट होते हैं। एक तो है अपेक्स बेस वाला पार्ट और एक है अपेक्स वाला पार्ट। अपेक्स वाले पार्ट के टिप पे, अपेक्स वाले पार्ट के टिप पे कुछ इस तरीके से पॉइंट रहते हैं। इनको बोला जाता है, सपोज यहां पे क्या रहते हैं? पॉइंट रहते हैं, और इनको, इनके लिए वर्ड यूज होता है पेपिला। पेपिला वर्ड यूज होता है इनके लिए। क्लियर है जी? ठीक है, बात करते हैं आगे। अब हमने बोला कि पेपिला या पेप्लिया वर्ड यूज होता है इसके लिए। अब आप बोलेंगे सर नेफ्रॉन कहाँ पे है? तो उसकी बात करने से पहले अभी किडनी का हमारा स्ट्रक्चर पूरा नहीं हुआ। ये पेपिला क्या करता है? यहाँ से यूरिन को, मतलब यहाँ से फिल्टर होने के बाद इस वाले एरिया में डाल देता है। सपोज सारे पेप्लिया ने इस वाले एरिया में डाल दिया। जो ब्लैक वाला पार्ट बनाया है मैंने, ये कहलाता है, ये वाला पार्ट कहलाता है माइनर कैलेक्स। माइनर कैलेक्स, CALYX, माइनर कैलेक्स। माइनर कैलेक्स क्या करता है? सभी पेप्लियास से क्या करता है? ले लेता है यहाँ से यूरिन, जो भी आता है वो माइनर कैलेक्स में आता है। माइनर कैलेक्स उस यूरिन को अपने बड़े भाई के पास भेज देता है। जो रेड वाली लाइन से, रेड वाली और ब्लैक वाली लाइन के बीच में जो वाइट दिख रहा है आपको, रेड और ब्लैक वाली के बीच में जो वाइट पार्ट दिख रहा है, ये है हमारा माइनर कैलेक्स, वाइट वाला पार्ट। अब जो ये वाला पार्ट है, मेजर वाला पार्ट, ये कहलाता है हमारा बड़ा वाला पार्ट मेजर कैलेक्स। क्या कहलाता है? मेजर कैलेक्स। तो सबसे पहले यूरिन फिल्टर होके इन पिरामिड्स के थ्रू कहाँ पे जाता है? अपनी पेप्लिया पे, यहाँ पे इकट्ठा कर देते हैं सारे। इसके अंदर ग्लोमेरुलस होते हैं, जो सबका ब्लड यहाँ पे, यानी कि यूरिन यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है,
और वो यूरिन सबसे पहले माइनर कैलेक्स में जाएगा, फिर मेजर कैलेक्स में जाएगा। आगे मेजर कैलेक्स से भी आगे कुछ यहाँ पे रीनल पेल्विस होता है, रीनल पेल्विस स्ट्रक्चर होता है, रीनल पेल्विस कहलाता है। और रीनल पेल्विस में कुछ सेल्स पाई जाती हैं जिनको कैगल सेल्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं जिनको? कैगल सेल्स जिनका नाम है। ये कैगल सेल्स क्या करती हैं, जैसे ही यूरिन यहाँ पे आता है तो वैसे ही यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करती है। कोई बात नहीं, समझते हैं इसको कैसे, वहाँ पे लिख लेते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं, तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमने क्या बोला? हमने बोला सबसे पहले कौन सा पार्ट है? सबसे पहले पार्ट है कॉर्टेक्स वाला, सॉरी कैप्सूल वाला। कैप्सूल ने बाहर से कवर किया है, कैप्सूल के बाद में जो पार्ट आ रहा है वो बीच वाला पार्ट है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के अंदर जो पार्ट है मेड्यूला, और मेड्यूला के अंदर क्या है? मेड्यूला के अंदर पिरामिड सिचुएटेड है। पिरामिड्स के टिप पे यानी कि अपेक्स वाले, पिरामिड्स के दो पार्ट हैं, एक तो हमने पढ़ा था बेस वाला पार्ट और एक पढ़ा था अपेक्स वाला पार्ट। अपेक्स वाले पार्ट पे, मतलब अपेक्स वाला पार्ट कौन सा था? ये वाला पार्ट था। तो यहाँ पे कुछ पेप्लिया प्रेजेंट होते हैं। पेप्लिया मतलब एक पॉइंट जहाँ से सीक्रीशन होगा। मतलब यहाँ पे अगर सपोज ये ग्लोमेरुलस है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन हुआ तो ये यहाँ से न्यूरॉन ट्यूब्यूल्स जाते हुए यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट ओपन होती है। पेप्लिया पे क्या होता है? जो कलेक्टिंग डक्ट है सीडी ओपन होती है, और जैसे ही कलेक्टिंग डक्ट ओपन होती है तो पेप्लिया के थ्रू जो यूरिन है, यूरिन फॉर्म होके कहाँ जाता है? सबसे पहले कहाँ पे जाएगा? पेप्लिया के बाद क्या आता है आपका? यह आता है माइनर कैलेक्स। यूरिन कहाँ पे जाएगा? माइनर कैलेक्स में। माइनर कैलेक्स से कहाँ जाएगा? मेजर कैलेक्स में। और अगर मेजर कैलेक्स तक पहुँच गया तो मेजर कैलेक्स पे जाते ही क्या कहाँ पे खाली करेगा अपना सिक्रीशन? वो खाली करेगा इस वाले रीनल पेल्विस वाले पार्ट में, रीनल पेल्विस वाले पार्ट में। और जैसे ही रीनल पेल्विस वाले पार्ट में इसने अपना सिक्रीशन खाली किया, वैसे ही आगे क्या होगा? रीनल पेल्विस में से इसका सिक्रीशन होगा, और रीनल पेल्विस में से एक सेल्स प्रेजेंट होती है जिनको हमने बोला कैजल सेल्स। ये कैजल सेल्स क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्शन करती है। जैसे ही कैजल सेल्स पे यानी कि रीनल पेल्विस वाले एरिया में, ये पूरे रीनल पेल्विस वाले एरिया में यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट रहती हैं, कैजल सेल्स, और ये करती हैं कॉन्ट्रैक्शन। और कॉन्ट्रैक्शन कब करेंगी ये? जब 1 से लेके 4 ml तक यहाँ पे यूरिन पहुँच जाता है। 4 ml तक अगर यूरिन पहुँच गया तो ये कैजल सेल्स यहाँ से क्या करती है? यहाँ कहीं पे सपोज कैजल सेल्स हैं, तो कैजल सेल्स पे क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्शन जनरेट हुआ, तो ये क्या करेंगी? जो यूरिन फॉर्म होगा कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू, वो यूरिन अब यहाँ जाने लगेगा। यूरिन कहाँ जाएगा? यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में पहुँचने लगेगा। जब कब कितना होगा? 4 ml। तो ये बात थी हमारे किसके बारे में? कैसे यूरिन कहाँ से कहाँ जा रहा है। सबसे पहले कैप्सूल, फिर कॉर्पस यानी कि कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद रीनल पिरामिड्स, रीनल पिरामिड्स के बाद पेप्लिया, पेप्लिया से जाएगा माइनर कैलेक्स, माइनर कैलेक्स से मेजर कैलेक्स, और मेजर कैलेक्स के बाद रीनल पेल्विस जहाँ पे है कैजल सेल्स। और कैजल सेल्स में जैसे ही 4 ml यूरिन पहुँचा, वैसे ये क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, और कॉन्ट्रैक्शन करेंगी यहाँ पे, तो यहाँ से यूरेटर कनेक्ट है, यूरेटर के थ्रू पहुँच जाएंगी यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये तो था कि यूरिन कैसे ब्लैडर में पहुँचता है। अब हम बात कर रहे हैं यूरिन फॉर्मेशन के बारे में। यूरिन बना, लेकिन यूरिन के कलर के बारे में, स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में, कितना यूरिन एसिडिक होता है, पीएच के बारे में, तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल कलर ऑफ यूरिन। नॉर्मल कलर, कुछ केसेस में यूरिन का कलर रेड भी देखने को मिलता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। कभी कभी यूरिन का कलर ग्रीन भी देखने को मिलता है, तो वो भी बात करेंगे। और ग्रीन के अलावा आपने सुना होगा कोको कोला कलर।
कोको कोला कलर, इसके बारे में भी बात करेंगे, और एक क्लाउडी कलर का यूरिन भी रहता है, उसके बारे में भी बात करेंगे, क्लाउडी कलर के यूरिन के बारे में। सबसे पहले अगर नॉर्मल कलर कोई पूछे तो आपको याद रखना है पेल येलो कलर होता है, पेल येलो, पेल येलो, या इसका दूसरा नाम है अंबर कलर, अंबर कलर। नॉर्मल कलर ऑफ यूरिन कोई पूछे तो पेल येलो या फिर अंबर कलर ही सही आंसर है, दोनों का मतलब एक ही है। अब रेड अगर पूछा जाए तो रेड किस किस कंडीशन में हो सकता है? एक तो अगर आपने रिफाम्पसिन ली हो, रिफाम्पसिन के केस में हो सकता है। दूसरा अगर आपने मल्टीविटामिन्स लिए हों, मल्टीविटामिन्स के केस में हो सकता है। तीसरा आपने अगर स्पाइरोसेरिन ले रखी हो, बेंजोपाइरिडीन ले रखी हो, ये ड्रग्स हैं, बेंजोपाइरिडीन की वजह से भी रेड कलर का यूरिन आता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा कलर है, और स्पाइरोपाइरिन, स्पाइरोप्यूरिन भी आपने याद रखना है। इन सब के केस में क्या देखने को मिलता है, सॉरी स्पाइरोपाइरिन की जगह साइक्लोसेरिन लिख लीजिएगा, साइक्लोसेरिन, ठीक है, साइक्लोसेरिन। तो साइक्लोसेरिन भी रेड कलर के यूरिन को पास करवाती है, मतलब उस कंडीशन में भी आपको रेड कलर का यूरिन देखने को मिलता है। फिनोल टॉक्सिसिटी की वजह से, फिनो इंटॉक्सिकेशन की वजह से, फिनो इंटॉक्सिकेशन अगर हो रहा है तो आपको ग्रीन कलर का यूरिन देखने को मिलेगा। कौन सा? फिनो इंटॉक्सिकेशन। अगर आपको देखने को मिल रहा है कोको कोला, तो ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस में आपको क्या देखने को मिलेगा? कोका कोला यूरिन। और अगर क्लाउडी दिख रहा है, क्लाउडी मतलब क्या है कि पस फॉर्मेशन हो रखा है, तो आपको ये किडनी के इन्फेक्शन में, जिसको पाइलोनेफ्राइटिस बोला जाता है, क्या बोला जाता है? पाइलोनेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस के केस में देखने को मिलता है, पाइलोनेफ्राइटिस। तो ये था हमारा नॉर्मल कलर, और बाकी के सारे रेड, ग्रीन, कोका कोला, क्लाउडी कलर कैसे, अब नॉर्मल कलर ऑफ यूरिन। अगर आपसे पूछा जाए पीएच कितना है, तो पीएच आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया हुआ मिलेगा। अगर आप एनक्लेक्स के अकॉर्डिंग पढ़ें, एनक्लेक्स के अकॉर्डिंग, तो 4.5 से लेके 7.4 तक दिया है एनक्लेक्स में। और नॉर्मली अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको याद रखना है 6.4 से लेके 6.8। मतलब एसिडिक तो होता है लेकिन बहुत वीक एसिड होता है, न्यूट्रल के आसपास, लेकिन रहता है कैसा? एसिडिक। एल्कलाइन भी हो सकता है, क्योंकि बाइकार्बोनेट अगर रिलीज हो गए, इतना याद नहीं करना, सिंपल सा याद रखना है 6.4 से लेके 6.8, मतलब थोड़ा थोड़ा एसिडिक रहता है। बात करें ऑस्मोलरिटी की, तो अगर ऑस्मोलरिटी पूछी जाए आपसे, ऑस्मोलरिटी 900 से लेके 1200 मिली ऑस्मोल आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी की 2-3 वैल्यू है, अलग अलग बुक्स के हिसाब से दोनों वैल्यू बता देते हैं। 1.005 से लेके 1.025 अगर आपको देखने को मिल रहा है, ये एनक्लेक्स में लिखा हुआ है, बाकी बुक्स में आपको देखने को मिलेगा 1.010 से लेके 1.030 तक। कुछ नहीं करना आपको, ये 1.010 वाली वैल्यू ज़्यादा काम आएगी, तो ये आपको याद रखना है 1.01 से लेके 1.030 तक स्पेसिफिक ग्रेविटी रहती है। तो ये सब आपको याद रखना है। लास्ट बात करते हैं यूरिन के फॉर्मेशन की, कौन कौन से ऑर्गन्स पे क्या क्या चीज़ें अब्जॉर्ब होती हैं नेफ्रॉन में। तो चलिए नेफ्रॉन को पढ़ लेते हैं। तो हम बात कर रहे थे नेफ्रॉन के बारे में। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ये जो हमको दिख रहा है, ये है हमारा ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के अंदर ये ब्लड की आर्टरीज, वेन वगैरह यहाँ पे आ चुकी हैं, आर्टरीज आ चुकी हैं। एफरेंट आने को कौन सी आई? आर्टरीज आई इसके अंदर, और आर्टरीज ने क्या किया, यहाँ पे आर्टरीज का कुछ होता है प्रेशर। तो ग्लोमेरुलस वाले पार्ट में जो आर्टरी में कुछ प्रेशर जनरेट होता है, इस पे कुछ प्रेशर बनता है, वो प्रेशर होता है, अगर आपको पूछा जाए तो 55 mm ऑफ Hg, इतना प्रेशर इसमें लगता है, जिससे कि डिफ्यूज़न के थ्रू जो भी फिल्ट्रेशन है वो हो जाए। तो ग्लोमेरुलस वाट में जैसे ही फिल्ट्रेशन होता है, बहुत सारे जो सबस्टांस होते हैं वो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक सेल्स बने हुए हैं,
यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक सेल्स बने हुए हैं या ओपनिंग्स बनी हुई हैं जिनको बोलते हैं पोडोसाइट्स। ग्लोमेरुलस से जो भी अमाउंट नीचे की तरफ जाएगा वो इन पोडोसाइट सेल से ही होते हुए जाएगा। कौन सी सेल? पोडोसाइट सेल। इन पोडोसाइट सेल्स का आपस में जो दूरी रहती है वो बहुत कम रहती है, मतलब इतना छोटा पोर रहता है 0.1 माइक्रोन का। इतना छोटा पोर रहता है पोडोसाइट्स का। इनमें से क्या होगा, 55 mm ऑफ Hg के स्पीड से प्रेशर लगा और प्रेशर लगते ही क्या होता है, इन पोडोसाइट सेल से होते हुए क्या जाता है, नीचे की तरफ जाएगा यूरिन। और नीचे की तरफ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्रेशर नहीं होता, यहाँ पे भी होता है 15 mm ऑफ Hg। तो अब्जॉर्प्शन हमारा ये वाला पार्ट हमारा कहलाता है बाउमन कैप्सूल। ऊपर है ग्लोमेरुलस, ये वाला पार्ट है ग्लोमेरुलस, और ये वाला पार्ट है बाउमन कैप्सूल। बाउमन कैप्सूल का प्रेशर कम रहता है कंपेयर टू ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस से कोई भी चीज आएगी वो बाउमन कैप्सूल की तरफ आएगी। और पहला जो ट्यूबुलर पार्ट है, यहां से ट्यूब वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है ग्लोमेरुलस से खत्म होते ही। पहला पार्ट कहलाता है क्या, नीचे की तरफ जो जा रहा है ये कहलाता है पीसीटी, और ये वाला पार्ट कहलाता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनल। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनल, और अगला वाला पार्ट कहलाता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनल। ठीक है, ये हेयर पिन लूप ऑफ हेनल का ही, ये लूप ऑफ हेनल का ही पार्ट है। असेंडिंग लूप ऑफ हेनल ये वाला पार्ट है। अब सीधे सीधे हम पढ़ लेते हैं कौन कौन सी चीजें कहाँ पे अब्जॉर्ब होती हैं जो पूछा जाता है एग्जाम में। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले पीसीटी वाला पार्ट, ये है हमारा पीसीटी वाला पार्ट। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अब्जॉर्ब हो जाती हैं जिसको बोलते हैं पीसीटी। क्या? पीसीटी के अंदर ग्लूकोज तो 100% जो ग्लूकोज होगा, अगर ग्लूकोज आ रहा है ऊपर से तो यहीं पे अब्जॉर्ब हो जाएगा ग्लूकोज। ये अब्जॉर्ब होके कहाँ पे डाल देगा, यहाँ पे अब्जॉर्ब होके कहाँ से डाल देगा, आर्टरी यहीं से निकल रही होती है तो यहाँ पे डाल देगा आर्टरी के अंदर। कैसे डाल देगा? डिफ्यूजन के थ्रू। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन समझ लो इसको, और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में क्या होता है, ज़्यादा से कम की तरफ आ जाएगा। तो ग्लूकोज हो गया, तो पीसीटी में ग्लूकोज 100% अब्जॉर्ब हो जाता है। अमाइनो एसिड यानी कि प्रोटीन के कंपोनेंट भी यहीं पे अब्जॉर्ब हो जाते हैं। यूरिया 50% पीसीटी के अंदर। सोडियम भी ज़्यादा से ज़्यादा, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फेट, कैल्शियम ज़्यादा अमाउंट में यहीं से अब्जॉर्ब हो जाता है, जो कहलाता है पीसीटी वाला पार्ट नेफ्रॉन का। मैग्नीशियम और H2O भी यहाँ से क्या होता है, अब्जॉर्ब होता है, लेकिन बाकी के कंपैरिजन में कम अब्जॉर्ब होगा। ज़्यादातर जो आयंस होते हैं वो पीसीटी में ही अब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट हमारा है डिस्टल कन्वोलेटिंग ट्यूब्यूल्स, जिसमें सोडियम भी अब्जॉर्ब होता है थोड़ी मात्रा में 5%, कैल्शियम भी थोड़ी मात्रा में 8%, मैग्नीशियम भी 5%, और बाकी H2O और यूरिया का यहाँ पे वेरिएबल रहता है, मतलब कम ज़्यादा अब्जॉर्ब हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। क्योंकि हमारा जो DCT वाला पार्ट है और CD वाला पार्ट है, अगर बॉडी को कम ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है तो DCT और CD वाले यानी कि कलेक्टिंग डक्ट वाले पार्ट में ही, डिस्टल कन्वोलेटिंग ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट वाले पार्ट में ही एक हार्मोन आ जाता है जिसको बोलते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। और वो हार्मोन क्या करेगा, इन दोनों से वाटर का जितना कम हुई है, वाटर बॉडी में पानी की जितनी कमी हुई है, यहाँ से दोबारा से रीअब्सॉर्ब कर लेगा अपने नीड के अकॉर्डिंग। तो ये था हमारा DCT। कलेक्टिंग डक्ट पे भी सोडियम का अब्जॉर्प्शन होता है 3%, बाकी यूरिया और H2O यानी कि पानी तो वेरिएबल है। तो ये हमने पढ़ा ज़्यादातर कौन कौन से आयंस और वाटर कैसे कैसे अब्जॉर्ब होता है, कैसे कैसे फिल्टर होता है हमारे किडनी के ट्यूबुलर पार्ट यानी कि नेफ्रॉन में। तो ये पूरा स्ट्रक्चर था नेफ्रॉन, इसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं नेफ्रॉन के अंदर आर्टरी यानी कि ब्लड सप्लाई, किडनी के अंदर ब्लड सप्लाई कैसे होती है, लास्ट टॉपिक। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे मैं एक किडनी बना लेता हूँ और उसके अंदर देखते हैं कैसे कैसे ब्लड सप्लाई होती है। तो सपोज ये किडनी बन गई हमारी एक,
और किडनी के अंदर सबसे पहले आपको पता है जो भी ये ब्लड वेसल्स आ रही हैं, मतलब अब्डोमिनल अरोटा आ रही थी नीचे की तरफ, अब्डोमिनल अरोटा नीचे आके टूटी और वहाँ से एक आर्टरी निकली जिसको हमने बोला अब्डोमिनल अओर्टा, एक वो अओर्टा का पार्ट है, वहाँ से एक आर्टरी निकली जिसको बोला रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी कहाँ से एंटर कर रही है? ये है हाइलम। अगर मैंने आपको नहीं बताया तो फिर से बता दूं, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो किडनी का पार्ट है जहाँ से ब्लड वेसल्स एंटर कर रही हैं, ये वाला पार्ट कहलाता है हाइलम ऑफ द किडनी। हाइलम, हाइलम से रीनल आर्टरी जो कि अब्डोमिनल अओर्टा का पार्ट है वहाँ से आती है अंदर की तरफ, और अंदर आते ही सबसे पहले जो आर्टरी मिलती है उसे, सबसे पहले जो आर्टरी मिलती है वो होती है सेगमेंटल आर्टरी। सेगमेंटल आर्टरी, सेगमेंटल आर्टरी अपना ब्लड सप्लाई दूसरी आर्टरी को ट्रांसफ़र करती है जिसका नाम है इंट्रालोबार आर्टरी। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, इंटरलोबार आर्टरी, इंटरलोबार आर्टरी, इंटरलोबार आर्टरी। इंटरलोबार आर्टरी क्या करती है? अपना ब्लड सप्लाई, सेगमेंटल आर्टरी ने इंटरलोबार आर्टरी में ब्लड डाला और इंटरलोबार आर्टरी ने एक दूसरी आर्टरी जिसका नाम है आर्क्यूएट आर्टरी, आर्क्यूएट आर्टरी, आर्क्यूएट आर्टरी में अपना ब्लड सप्लाई डाल दिया। आर्क्यूएट आर्टरी क्या करती है? आगे जाके इंटरलोब्यूलर आर्टरी में डालती है। अभी तक ये इंटरलोबार था, अब इंटरलोब्यूलर आर्टरी में क्या करती है? अपना ब्लड सप्लाई दे देती है। इंटरलोब्यूलर आर्टरी में ब्लड जाते ही आगे किस में जाएगा? तो आगे जाता है एफरेंट आर्ट्रियोल, यहीं पे आता है हमारा। अब आता है हमारा एफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल का आपको पता है ये देता है ग्लोमेरुलस को। किसको देता है? ग्लोमेरुलस को। ग्लोमेरुलस को इसने दिया और यहाँ से निकला इफरेंट आर्ट्रियोल। अब ये इफरेंट आर्ट्रियोल किस किस को देगा देख लेते हैं। तो सबसे पहले एफरेंट आर्ट्रियोल के बाद पेरीट्यूबुलर आर्टरी को देता है। पेरीट्यूबुलर आर्टरी आगे जाके किसको सप्लाई करेगी? पेरीट्यूबुलर कैपिलरी को। पेरीट्यूबुलर कैपिलरी किसको देगी? पेरीट्यूबुलर कैपिलरी देती है कौन सी आर्टरी को? अब यहाँ से वेन शुरू हो जाती हैं, पेरीट्यूबुलर वेन को। और जैसे ही पेरीट्यूबुलर वेन को ब्लड सप्लाई जाती है उसके बाद पेरीट्यूबुलर वेन से एक वेन निकलती है जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटरलोब्यूलर आर्टरी। क्या बोलते हैं? इंटरलोब्यूलर आर्टरी, सॉरी इंटरलोब्यूलर वेन। आर्टरी तो ऊपर थी, अब यहाँ से ही इनका नाम लिख देते हैं। इंटरलोब्यूलर वेन के बाद आर्क्यूएट वेन, लेकिन यहाँ पे सारे कैसे होंगे? आर्क्यूएट वेन। आर्क्यूएट वेन के बाद इंटरलोबार, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पूरा, इंटरलोबार वेन। और इंटरलोबार वेन के बाद कौन सी वेन आ जाएगी? सेगमेंटल वेन। और सेगमेंटल वेन से होते हुए एक आर्टरी निकल जाती है जिसको हम बोलते हैं रीनल आर्टरी। नहीं समझ में आया तो रीनल वेन, सॉरी, तो दोबारा से देखें। तो इस तरीके से रीनल आर्टरी आई, रीनल आर्टरी ने सेगमेंटल आर्टरी को ब्लड दिया, सेगमेंटल आर्टरी ने इंटरलोबार आर्टरी को ब्लड दिया, आर्क्यूएट आर्टरी को इंटरलोबार आर्टरी ने पहुंचाया और इंटरलोब्यूलर आर्टरी तक पहुंच गया। इंटरलोब्यूलर आर्टरी ने एफरेंट आर्ट्रियोल को ब्लड दिया। एफरेंट आर्ट्रियोल ग्लोमेरुलस को ब्लड सप्लाई करते हैं। ग्लोमेरुलस से इफरेंट एट्रियोल में जाता है और पेरीट्यूबुलर आर्टरी में भेजता है इफरेंट एट्रियोल। पेरीट्यूबुलर आर्टरी में जाने के बाद पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में ब्लड जाता है और ब्लड कैपिलरी में जाने के बाद पीटीवी में जाता है, मतलब पेरीट्यूबुलर वेन में यहाँ पे ब्लड सप्लाई गया। और पेरीट्यूबुलर वेन में जाते जाते इंटरलोब्यूलर वेन यहाँ पे आ जाती है। लोब्यूलर वेन आती है, अभी लोब्यूलर वेन आती है। इंटरलोब्यूलर वेन किस में डालती है? आर्क्यूएट वेन में डालेगी ब्लड सप्लाई। आर्क्यूएट वेन ने इंटरलोबार वेन में डाला, इंटरलोबार वेन ने सेगमेंटल वेन में डाला ब्लड, और सेगमेंटल वेन रीनल आर्टरी के साथ कनेक्ट होती है। आगे जाके इंफीरियर वेने केवा में ब्लड चले जाता है, इंफीरियर वेने केवा में ब्लड चले जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही।
अगर आपको अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे।